हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में पूरी तरह से स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस मॉडल को समझा जाता है, उसके पूरे बिजनेस को एनालाइज करते हैं, देन एक डिसीजन लेते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। और यदि इन्वेस्ट करने लायक है तो क्या सही प्राइस होगा जहां पर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है नवीन फ्लोरीन लिमिटेड। ये फ्लोरीन केमिस्ट्री में यानी फ्लोरीन से रिलेटेड केमिकल बनाने में एक इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो लोग फ्लोरीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इससे पहले कि इसके बिजनेस के बारे में हम डीपली समझें, पहले हम लोग थोड़ा इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, नंबर्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसके बिजनेस को एनालाइज करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, तो इसीलिए हम लोग इसको दो पार्ट में रिलीज करेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा तो आपको खोजने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और पहले इसके नंबर्स को समझते हैं। इसका मार्केट कैप आज के डेट में अगर देखूं तो 22,900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। करंटली ये 4,617 रुपए पे ट्रेड कर रही है। ऊपर 4,850 रुपए तक ऊपर गया था और नीचे 3,196 का 52 वीक लो है। पी अगर देखें तो 81.2, जो कि एक एब्सर्ड वैल्यूएशन पे आपको नजर आएगा कि जो प्राइस टू अर्निंग्स है ये 81.2 का प्राइस टू अर्निंग्स है। क्वेश्चन आता है कि क्यों मार्केट इसे इतना हाई वैल्यूएशन दे रहा है। नंबर्स को देख के ऐसा लगेगा इतना हाई वैल्यूएशन में छोड़ दो इस कंपनी को, इतना हाई वैल्यूएशन में लेना ही नहीं है या इसके बारे में सोचना ही नहीं है। बट यहीं पर हम रिटेल इन्वेस्टर्स लोग थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं या गलती कर बैठते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन हाई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसके बिजनेस को भी नहीं समझना है, इसके बिजनेस के आने वाले ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को या पोटेंशियल को भी इग्नोर कर देना है। ये चीज गलत हो जाता है। ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, अभी मन नहीं है, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे, या नहीं करना है तो नहीं करेंगे, बट पहले समझे तो सही कि बिजनेस क्या है। अगर आज मार्केट इसको 81 का पी दे रहा है तो बेवजह तो मार्केट नहीं देता है, मार्केट से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तो मार्केट अगर इतना हाई पी इसको दे रहा है तो जरूर इसके बिजनेस मॉडल में कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा जिसकी वजह से ये डिजर्व करता है इतना हाई वैल्यूएशन मार्केट में, वो भी ऐसे गिरते और बोले इतने वोलाटाइल मार्केट में। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि क्या है इस कंपनी में ऐसा। बुक वैल्यू का बात करें तो 372 ओनली, और उसके अगेंस्ट में प्राइस आप देखो तो प्राइस टू बुक, सॉरी, प्राइस टू बुक का अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाता है, 12.4 का प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक पे आ जाता है। डेट का बात करूं तो सिर्फ 121 करोड़ का डेट है कंपनी में। डेट इक्विटी इज 0.07। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करूं तो 19.1% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2% का है। तो रिटर्न भी कोई बहुत एक्सेप्शनल ऐसा नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ, 19% इज गुड और यहाँ पर 15.2% इज ऑल्सो गुड, बट नॉट वेरी एक्सेप्शनल। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ एक्सेप्शनल इसमें नजर आए हम लोग को फिलहाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और नंबर्स को। पेग रेशियो आप देख सकते हैं कि पेग रेशियो इज 5.39। तो ये सब कुछ नंबर्स ऐसा ही दिखा रहा है कि कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड फिलहाल दिख रही है। कैश इनके पास 95 करोड़ का है। हाई प्राइस 4848 रहा है ऑल टाइम, लो प्राइस तो 14 रुपए का, तो इसको भूल ही जाइए आप। इन्वेंट्री इनके पास 258 करोड़ का इन्वेंट्री। चार्ट पैटर्न को अगर हम देखें तो चार्ट पे अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो ये 50 और 200 डीएमए के आसपास यहाँ पर इनको एक सपोर्ट मिला था। उसके बाद ये फिर ऊपर गया विद अ ह्यूज वॉल्यूम। तो इंटरेस्टिंग चीज है कि इतना वॉल्यूम बढ़ा के ऊपर गया। थोड़ा बहुत करेक्शन डे टू डे बेसिस पे होता रहता है, बट स्टिल इट इज ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। तो ये ऑलमोस्ट स्टॉक अभी अपवर्ड ट्रेंड में। हो सकता है करेक्शन अगर इसमें आए तो कहाँ तक करेक्शन आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो दोबारा अगर 50 डीएमए को टच करेगा तो 4,300 रुपए तक आ सकता है। 200 डीएमए को अगर टच करता है तो 4,000 रुपए तक नीचे आ सकता है, पर कंडीशंस अप्लाइड कि मार्केट में कुछ करेक्शन होना चाहिए।
कंपनी का कॉन्स का बात करें तो नेगेटिव खाली एक ही है कि वैल्यूएशन इज वेरी हाई। पॉजिटिव बहुत कुछ है इसमें। डेट फ्री है। हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है कंपनी को। पीयर्स के साथ अगर कंपेयर करें तो पीडीलाइट 100 के पी पे, एसआरएफ 36 के पी पे, गुजरात फ्लोरो 48 के पी पे, सोलर इंडस्ट्री 73 के पी पे, टाटा केमिकल्स तो चलो बल्क केमिकल में हो जाती है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन चीप रहता है, नवीन फ्लोरो 81.24 के पी पे। तो मेनली अगर हमें इसे कंपेयर करना है, अगर इसके रियल पीयर ग्रुप को देखना है, तो हमें देखना पड़ेगा गुजरात फ्लोरो, ये भी फ्लोरो केमिकल्स में है। एसआरएफ ये भी फ्लोरो केमिकल्स में है। गुजरात फ्लोरो पे ऑलरेडी मैंने अपना वीडियो बना रखा है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को विजिट करके वहां से गुजरात फ्लोरो का वीडियो देख सकते हैं। उसमें काफी डिटेल में मैंने पूरा बिजनेस मॉडल को समझाया है। आप चाहेंगे तो मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। एंड नवीन फ्लोरो जो कि 81.24 के पी पे है। नवीन फ्लोरो का अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 19% और 15% है। गुजरात फ्लोरो का 20% और 19.5% है। एसआरएफ का 24% और ऑलमोस्ट 25% है। तो रिटर्न के मामले में एसआरएफ सबसे ज्यादा दे रहा है, आप देखो। उसके बाद दे रहा है गुजरात फ्लोरो। उसके बाद दे रहा है नवीन फ्लोरो। और वैल्यूएशन के मामले में सबसे सस्ता कौन है? एसआरएफ ही है। फिर गुजरात फ्लोरो है। और फिर नवीन फ्लोरो। यानी रिटर्न सबसे कम दे रहा है नवीन फ्लोरो, और वैल्यूएशन सबसे हाई गेन कर रहा है नवीन फ्लोरो। तो इस वैल्यूएशन को, रिटर्न को देख के ऐसा लगता है कि एसआरएफ जो है वो अभी सही वैल्यूएशन पे है, क्योंकि वहां रिटर्न भी अच्छा है और वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। ईवी बाई ईबिटा देखें तो एसआरएफ का 22.35, गुजरात फ्लोरो का 30.12 एंड नवीन फ्लोरो का 55 ऑलमोस्ट। तो हर पैरामीटर पे अगर हम जाएं तो वैल्यूएशन वाइज जो है ये नवीन फ्लोरो एक्सपेंसिव दिख रहा है। पेग रेशियो को देखते हैं तो पेग रेशियो में एसआरएफ इज ओनली 1.22, गुजरात फ्लोरो का भी कोई पेग रेशियो नहीं है, और नवीन फ्लोरो का पेग रेशियो इज 5.39। तो कहीं ना कहीं हर पैरामीटर में जब हम लोग चेक करते हैं तो नवीन फ्लोरो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखता है। बट अगेन, इससे पहले कि हम कंपनी को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दें और सोच ले कि इतना ओवर वैल्यूड है छोड़ दो, इसके बिजनेस को समझना जरूरी है। क्यों ये इतना ओवर वैल्यूड है, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा। बिना कारण कुछ भी नहीं होता मार्केट में। अगर मार्केट इसको इतना ओवर वैल्यूएशन दे रहा है, कुछ तो ऐसा है इसमें, कुछ तो ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जो शायद नंबर्स में नहीं दिख रहा है, आने वाले फ्यूचर में दिखेगा। तो इसलिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, दोनों पार्ट को देखिएगा। तभी आपको क्लियर आइडिया होगा कि कंपनी क्या है, क्या इसका आगे का पोटेंशियल है, क्यों ये इतना हाई वैल्यूएशन डिजर्व कर रहा है मार्केट में। ठीक है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो जून में 398 करोड़ का रेवेन्यू किया है। पिछले जून में ये 327 करोड़ था। उसके पहले 215, और अगर प्री कोविड का जून भी देखें तो 252 करोड़ का था। तो वहां से भी क्या है, रेवेन्यू में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। प्री कोविड लेवल से भी अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ आया है। मार्जिन्स का बात करें तो प्री कोविड लेवल 24% का मार्जिन था। बीच में ये 28-26% भी हुआ था। अभी इस क्वार्टर में 25% का इनको मार्जिन हुआ है। इंटरेस्ट का बात करें तो ऑलमोस्ट निल है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। नेट प्रॉफिट का बात करें तो 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है इन्होंने जून क्वार्टर में। मार्च में 75 करोड़ का किया था, दिसंबर में 69 करोड़ का, सितंबर में 63 करोड़ का, और पिछले जून में 56 करोड़ का। प्री कोविड जून का बात करें तो 43 करोड़। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर बेसिस पे इनका अर्निंग्स इंप्रूव हुआ है। ये जो अर्निंग्स इतना इन्फ्लेटेड दिख रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ टैक्स रिफंड। कुछ टैक्स रिफंड 3 गुना इनको मिला था इस वजह से। अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 63 करोड़ था, तो कम ही था। अभी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 97 करोड़ है। ठीक है। ईयरली नंबर्स अगर हम देखें तो ईयरली नंबर्स में क्या चीज इंटरेस्टिंग नजर आता है कि 2011 में ये 431 करोड़ का टर्नओवर करता था, 2012 में 725 करोड़ का, और 2022 में ऑलमोस्ट 1450 करोड़ का। यानी 10 साल के अंदर कंपनी ने अपने रेवेन्यू को डबल कर लिया। हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन उस समय 36% था, खाली एक साल था,
अदरवाइज 15, 14, 12, 17 ऐसा परसेंट रहता था। बट 2020 के बाद कंसिस्टेंटली इनका 25-26% का मार्जिन रहा है। तो एक सस्टेनेबल मार्जिन हम लोग 24-25% का मान के चल सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करें तो 106 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, जो आज बढ़ के 345 करोड़ हो गया। तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट 3 टाइम्स हुआ। तो इंटरेस्टिंग चीज यही होता है कि रेवेन्यू भले ही इनका जो है 3 गुना बढ़ा हो, रेवेन्यू इनका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है, इनका प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है। यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट समान समान प्रोपोर्शनेट में बढ़ा है। ठीक है। अर्निंग पर शेयर का मैं बात करूं तो 53.09 पर शेयर का अर्निंग है, जो कि 14 रुपया का हुआ करता था। बीच में ये 8 रुपया, 13 रुपया, 11.5 रुपया हुआ करता था। अभी पिछले 2-3 साल से रेगुलर 50 रुपया के ऊपर का ईपीएस कंपनी कर रहा है। ग्रोथ का बात करें तो पिछले 1 साल में 18% का टॉप लाइन ग्रोथ आया है। 3 साल में 13% के कैगर से कंपनी ग्रो किया है, और 5 साल में 14% के कैगर से ग्रो किया है। प्रॉफिट का बात करें तो पिछले 3 साल में 21% के कैगर से प्रॉफिट ग्रो किया है, और 5 साल में 15% के कैगर से। पर स्टॉक प्राइस जो है पिछले 3 साल में 88% के कैगर से ग्रो किया है। यानी हर साल ऑलमोस्ट पैसा डबल किया है पिछले 3 साल से। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रॉफिट 21% से ग्रो किया है, बट जो प्राइस है स्टॉक प्राइस वो 88% से ग्रो किया। तो यहाँ पर क्या है, ग्रोथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टॉक प्राइस में दिख रहा है हम लोग को। बोरोइंग्स का बात करें तो आज के रेट में 121 करोड़ का बोरोइंग है। फिक्स्ड एसेट इनके पास 556 करोड़ का है। तो 550 करोड़ अगर एवरेज माने तो उसके अगेंस्ट में अगर रेवेन्यू इनका 1450 करोड़ का है, तो कहीं ना कहीं 2.6 टाइम्स फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कंपनी मेंटेन करती है। करंट वर्क इन प्रोग्रेस आप देखो 742 करोड़। तो ये चीजें आपको, ये सब फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा जब आप किसी भी कंपनी को स्टडी करते हैं। 556 करोड़ का अभी फिक्स्ड एसेट है, तो इनका रेवेन्यू करीब करीब इनका, एक राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं, तो 1500 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन है। 700 करोड़ यानी 750 करोड़ का फिक्स्ड एसेट जब और कंपनी में आ जाएगा, तो 3 टाइम्स अगर मैं यहां से लूं, जैसे यहां पर मैंने 3 टाइम्स लिया, अगर इसको मैं राउंड फिगर में 700 करोड़ लेता हूं, तो 2100 टॉप लाइन और बनना चाहिए। 2100 करोड़ का सालाना टॉप लाइन यहां से और बनना चाहिए कंपनी का। तो अभी जो टॉप लाइन 1500 करोड़ दिख रहा है, वो बढ़ के 3600 करोड़ रुपया का टॉप लाइन, या राउंड फिगर में बात करें तो 3500 करोड़ का टॉप लाइन तो बन ही सकता है। एंड जो नए नए प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च करने वाले हैं इस नए एक्सपेंशन में, उसमें क्या होगा, दे आर ऑल मार्जिन एक्रेटिव प्रोडक्ट्स। तो इनका जो मार्जिन अभी 24-25% का है, हो सकता है कंबाइंड मार्जिन ये बढ़ के 28% हो जाए, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स जो ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा मार्जिन हाई रहेगा। तो 3500 करोड़ का टॉप लाइन विद 28% मार्जिन अगर कंपनी कर पाती है आफ्टर ऑल द एक्सपेंशन, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ईबिटा कंपनी जनरेट करेगी। करीब करीब 1000 करोड़ का ईबिटा कंपनी का जनरेट हो जाएगा। ठीक है। और ईवी बाई ईबिटा अगर 30 का भी कंपनी को, या 32 का ईवी बाई ईबिटा मिले, तो ये कंपनी 32,000 करोड़ इसका मार्केट कैप हो सकता है। जो कि फिलहाल अभी इसका मार्केट कैप कितना है, 22,000 करोड़। तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल है। आप लोग क्या है, शेयर प्राइस को देखते हैं, पीयू को देखते हैं, ये ठीक है, यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत हाई दिख रहा है, एक्सेप्टेबल। बट कंपनी का वैल्यूएशन पीई या करंट प्राइस से ज्यादा मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जैसा मैंने कैलकुलेट करके बताया कि आगे चल के जिस तरह का इनका फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, और जैसा टॉप लाइन इनका बढ़ सकता है, जितना इनको ईवी बाई ईबिटा मिलने का पोटेंशियल है, उसके हिसाब से आगे चल के हो सकता है कंपनी का 28,000 करोड़ से लेके 32,000 करोड़ तक का टॉप लाइन, सॉरी मार्केट कैप का पोटेंशियल बनता है। तो अगर 32,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, तो अभी भी यहाँ से काफी बड़ा अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में हो सकता है। ठीक है। इनका इन्वेस्टमेंट 118 करोड़ का है। अदर एसेट्स इनके पास 970 करोड़ है।
उसमें आप देख सकते हो इन्वेंट्री इनके पास 258 करोड़ का है, डेटर्स इनके पास जो है 358 करोड़ का है। कैश थोड़ा घटा है, कैश इन्होंने में भी एक्सपेंशन में यूटिलाइज कर लिया, तो सिर्फ 96 करोड़ का कैश उनके बुक्स में है। अभी आते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली विच इज इंपॉर्टेंट कि आपके घर में पैसा कितना आ रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशन 75 करोड़ का रहा है। अब आता है कि 75 करोड़ का ही क्यों रहा है, क्योंकि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तो आपका 363 करोड़ हुआ, बट रिसीवेबल्स में 74 करोड़ फंस गया, इन्वेंट्री में 77 करोड़ रुपए फंस गया, ठीक है, और अदर वर्किंग कैपिटल आइटम में 101 करोड़ रुपया फंस गया। तो 101 और 140, 240 250 करोड़ रुपया करीब करीब आपका एक्स्ट्रा फंस गया, जिसके वजह से कैश में ऑपरेशन सिर्फ 75 करोड़ जनरेट हो पाया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बात करें तो 580 करोड़ रुपया आपने फिक्स्ड एसेट के परचेज में खर्चा कर दिया, आपने 450 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट में खर्चा किया, और इन्वेस्टमेंट बेचा है 437 करोड़ का। तो करीब करीब 15-17 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्टमेंट में एडिशनल पैसा लगा दिया। अदर इन्वेस्टिंग आइटम से आपको 401 करोड़ रुपए रिलीज हुआ। तो नेट इफेक्ट ये आया कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में आपने सिर्फ 172 करोड़ रुपए यूटिलाइज किया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को अगर ध्यान से देखें तो बोरोइंग्स इन्होंने 102 करोड़ का लिया है, जिसकी वजह से इनका डेट थोड़ा सा बढ़ा है, और वहीं पर उन्होंने 54 करोड़ का डिविडेंड भी पे किया है, 2 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, तो वो सब तो ठीक है। रेशियोज में आ जाते हैं, डेटर डेज इनका थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 90 डेज हुआ है। इन्वेंट्री डेज जो 127 डेज था, 129, ये थोड़ा सा बढ़ के 149 डेज हो गया है। और डेज पेबल भी इनका अकॉर्डिंगली 85 डेज हुआ है, जो कि 79 77 था। ये पिछले 2 साल में ये नंबर्स क्यों कम थे, बिकॉज ऑफ कोविड क्या था, बहुत ज्यादा उधारी में ट्रांजेक्शन्स हो नहीं रहे थे। सब बोल रहे थे भैया आप पहले पेमेंट करो उसके बाद माल जाएगा। तो उस वजह से क्या है, ये नंबर्स पिछले 2 साल में थोड़े से रिड्यूस हुए। हाँ, डेटर डेज बढ़ा, क्योंकि इनको 2 साल इतना लीन पीरियड था कि कस्टमर को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा इनको उधारी देना पड़ा। बट इनका पेबल्स भी थोड़ा सा बढ़ गया 58 डेज से, बट पहले तो 94 92 हुआ करता था। तो इनको पेमेंट थोड़ा फटाफट रिलीज करना पड़ा, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा इनका बढ़ गया। वर्किंग कैपिटल साइकिल का बात करें तो कहाँ 60 दिन 80 दिन का हुआ करता था, वो आज 112 दिन 116 दिन का वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% था, मार्च 22 में तो ये घट के थोड़ा सा 19% हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर मैं ध्यान दूं तो प्रमोटर्स के पास जो स्टेक 31% हुआ करता था, वो धीरे 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 डाइल्यूट होते होते 29.7 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 26% हुआ करता था, 26.5% सितंबर 21 में, जो घटते घटते 21.42 हो गया। और सिमिलरली जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है उनके पास 15% हुआ करता था, वहां से बढ़ के ऑलमोस्ट 21% हो गया। तो 6% स्टेक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में सेलिंग आया है, करीब करीब उतना ही होल्डिंग म्यूचुअल फंड में आ गया, हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में। यानी बाजार में ये शेयर्स नहीं बिके हैं, ये हैंड्स ट्रांसफर हुए। पब्लिक में क्या है, पहले भी 28% था, आज भी एक तरह से 28% के आसपास ही है। तो पब्लिक के हाथ में ना एक्स्ट्रा आया, ना उनके हाथ से एक्स्ट्रा छीना गया। यहाँ पर प्रमोटर के पास से थोड़ा सा सेलिंग आया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से सेलिंग आया है, जो कि हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने उसको एब्जॉर्ब किया। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो कैसा है, कंपनी का जो नंबर्स है वो कैसे दिख रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बिजनेस मॉडल को। बट इससे पहले कि इसके बिजनेस को एनालाइज करें, 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा। बताना चाहूंगा कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी जो नई नई कंपनीज पे जो वर्किंग करेंगे, हम लोग डीप डाइव एनालिसिस करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको इमिडिएटली मिल जाएगा। बट वो इमिडिएटली पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबाना पड़ेगा, और वहां ऑल का ऑप्शन आता है, उसे प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका जो पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा वो भी आपको इमिडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और पार्ट 1 तो आप देख ही लो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसका कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि हमारे कंटेंट को देख के आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपका नॉलेज इनहेंस हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, मार्केट में जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके साथ शेयर करें हमारे वीडियोस को, ताकि उनको भी ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट मिले,
वो भी इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देख पाए, कंपनी के बारे में समझ पाए, कंपनी के बिजनेस को समझ पाए, और फिर एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले कि उन्हें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अभी क्या होता है, मेनली हम लोग क्या करते हैं, किसी ब्रोकर के टिप पे रिलाई करते हैं, या मार्केट में कोई खबर आ गया, या मीडिया में कोई आके कुछ बोल दिया, उस पे रिलाई करते हैं, और उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर क्या होता है, वहां पर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर ये होता है, वी एंड अप लूजिंग आवर मनी। तो इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये होता है कि जो मीडिया में आए हैं, जो टिप दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बार क्या होता है, दैट इज ओनली टू ट्रैप द रिटेल इन्वेस्टर्स, कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ऐसा न्यूज थ्रो किया जाए कि वो लोग स्टॉक्स में इंटरेस्ट दिखाएं, बाइंग करें, और जिनको स्टॉक से एग्जिट चाहिए वो लोग रिटेल इन्वेस्टर को अपना माल बेच के निकल जाए। दैट इज वन रीजन। दूसरा रीजन ये होता है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही ट्रैप हो, कभी कभी जेन्युइनली उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल होता है, बट क्योंकि आपने उस कंपनी को खुद स्टडी नहीं किया है, आपके खुद के नॉलेज के बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो वहां क्या होता है, आपका कन्विक्शन लेवल उतना हाई नहीं हो पाता है। तो जैसे स्टॉक में 5%, 7%, 10% का गिरावट आता है, आपको लगता है अरे कुछ गलत खबर होगा, उस वजह से फिर क्या, आप लॉस बुक करके निकल जाते हैं। और लॉस बुक करने के बाद आपको दिखता है कि अचानक से शेयर प्राइस डबल हो गया 2 से 3 महीना में। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है लैक ऑफ कन्विक्शन। और ये कन्विक्शन कैसे आएगा, जब आप खुद कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, खुद कंपनी के बारे में नॉलेज लेंगे, पूरा आइडिया लेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं। और वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप खुद एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे या फिर हमारे वीडियोस को आप देखिए। मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपको किसी भी कंपनी के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूं, ताकि जिस भी कंपनी को हम कवर कर रहे हैं, आपको फिर अलग से और ज्यादा कुछ अपना सेल्फ स्टडी करने की जरूरत ना पड़े। वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, बट उसका रीजन यही है कि मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन देने का कोशिश करता हूं, कि फिर आपको कहीं और किसी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको सर्च ना करना पड़े, आपको कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज एक ही वीडियो में मिल जाए। इसीलिए क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, वीडियो लंबे होते हैं। कोशिश करता हूँ कि इसको पार्ट वाइज ब्रेक कर दूं, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। ठीक है। और दूसरा चीज है कि आप कन्विक्शन के साथ जब इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत शेयर प्राइस अगर गिर भी जाएगा, तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट यू। आपका अपने नॉलेज पे भरोसा बना रहेगा, तो आप डेफिनेटली मार्केट से कमा के फ्यूचर में निकलेंगे, ना कि लॉस करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नवीन फ्लोरिन के बिजनेस पोटेंशियल को। नवीन फ्लोरिन क्या काम करती है? Navin Fluorine International Limited is primarily engaged in producing refrigerant gas। तो इनका मेन काम क्या है? रेफ्रिजरेंट गैस बनाने का इनका काम है। और क्या बनाते हैं ये लोग? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स बनाते हैं, स्पेशलिटी एग्रीनोफ्लोराइड्स बनाते हैं, यानी बेसिकली स्पेशलिटी फ्लोराइड्स बनाते हैं, एंड ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो आप दिमाग में सबसे पहले एकदम क्लियर बैठा लीजिए कि ये लोग क्या काम करते हैं, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं क्लियर होगा दिमाग में कि काम क्या करते हैं, आगे का बिजनेस समझ में नहीं आएगा। ये लोग रेफ्रिजरेशन गैस बनाते हैं। रेफ्रिजरेशन गैस क्या होता है? अपने एसी में, रेफ्रिजरेटर्स में, या जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, वहां थोड़ा सा रेफ्रिजरेशन गैस का जरूरत पड़ता है। वो गैस वैसे तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है और एनवायरनमेंट के लिए काफी हानिकारक है, बट फिलहाल मशीन में, इक्विपमेंट्स में इतना इस्तेमाल होता है कि इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर देना पॉसिबल नहीं है। पहले जो रेफ्रिजरेशन गैस हम यूज किया करते थे, ये हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसको तो हम लोगों ने किसी तरह से डिस्कार्ड कर दिया है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या किया करता था, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया करता था। और ओजोन लेयर अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा, सन से आने वाला जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो हमारे स्किन को डैमेज पहुंचा सकता है, हमारे हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को खराब कर सकता है, खेतों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोगों ने सीएफसी गैस को यूज करना बंद कर दिया, और हम अब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ऐसे रेफ्रिजरेंट गैस की तरफ बढ़ने का, जो कि इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, ना कि हार्मफुल। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वो लोग बनाते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, यानी फ्लोराइड्स का मतलब ये होता है फ्लोरीन के मदद से बनने वाला केमिकल्स।
तो उसमें इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स भी बनाते हैं और स्पेशलिटी फ्लोरीन केमिकल्स भी बनाते हैं, यानी एक नॉर्मल केमिकल भी बनाते हैं और स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, ये जो नॉर्मल और स्पेशलिटी केमिकल्स है वो फ्लोरीन से बनने वाला केमिकल है। ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग। और फिर मानचेस्टर ऑर्गेनिक्स बोल के इनकी एक कंपनी है यूके में, जिसके जिसके थ्रू ये लोग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग? तो ये समझना होगा, फार्मा और एग्रोकेमिकल ये दो एक्चुअली सेक्टर है, एक फार्मा और एक एग्रोकेमिकल। इसका वैल्यू चेन कैसे होता है ना, फार्मा का मैं समझाता हूँ, सेम इज विद एग्रोकेमिकल्स। तो इसमें जो कंपनीज होती है इनोवेटर कंपनीज होती है। इनोवेटर कंपनीज का काम ये होता है कि ये लोग कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च करते रहते हैं और उसको डिराइव करने का कोशिश करते हैं, एक फॉर्मूला तैयार करने का कोशिश करते हैं दवाई बनाने के लिए। जब वो फॉर्मूला तैयार हो जाता है, तो क्योंकि इनका मेन फोकस खाली रिसर्च करने में है, इनके पास बड़े बड़े लेबोरेटरीज हैं, पर इनके पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं है, इनके पास बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है। तो ये लोग अपने लेबोरेटरी में कंसेंट्रेट करके एक फॉर्मूला तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं इनोवेटर कंपनीज। ये लोग काफी खर्च करते हैं, और इनोवेटर कंपनीज वही हो सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो, जिनके पास पैसा खर्च करने का ताकत हो, क्योंकि बहुत खर्चा होता है किसी भी मॉलिक्यूल का रिसर्च करने में, और अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ तो पूरा पैसा डूब जाता है। तो इंडिया में आपको बहुत कम इनोवेटर कंपनीज मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास या कोई भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा लॉस करने के लिए उतने पैसे रिसर्च पे डिवोट करने के लिए नहीं होते। ये सब सिर्फ बड़े बड़े जो यूएस बेस्ड कंपनी है, जो बड़े डेवलप्ड नेशंस की कंपनीज है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये लोग फॉर्मूला तैयार करते हैं और खोजते हैं एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पर इनको चीप लेबर मिल जाए, जहां पर चीप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल जाए, और इनके फॉर्मूला का यूज करके दवाई तैयार कर दें। तो वहां पर क्या होता है, इन लोग खोजते हैं कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, जहां पर एजुकेटेड पॉपुलेशन मिल जाए, यानी साइंटिस्ट मिल जाए, और जहां पर चीप लेबर मिल जाए मैन्युफैक्चरिंग करने की। तो चाइना सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हुआ करता था आज से 3-4 साल पहले तक। पर कोविड के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये चाइना से धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और बड़ी बड़ी इनोवेटर कंपनीज, चाहे आप फार्मा में देख लो, चाहे आप एग्रोकेमिकल में देख लो, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कंपनीज इन इंडिया जो कि बड़े यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग करके उनको प्रोडक्ट सप्लाई करके दे सकती है। दे आर लुकिंग फॉर सच कंपनीज। तो उसमें जरूरी क्या होता है, सबसे पहला होता है कि ट्रस्ट। क्योंकि इनोवेटर कंपनी जो फॉर्मूला दे रही है इंडियन कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो फॉर्मूला आप गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, दैट इज द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के मामले में क्या है, इंडियंस थोड़े ऑनेस्ट होते हैं कंपेयर टू पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, तो ट्रस्ट का इशू बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरा चीज आता है कैपेबिलिटी। ये चेक करना कि आर यू केपेबल इनफ, कि आप मेरे फॉर्मूला से जो दवाई तैयार करोगे वो सही तरीका से तैयार कर पाओगे, जितना क्वांटिटी में मुझे चाहिए उतना क्वांटिटी में आप तैयार कर पाओगे। तो उसके लिए क्या होता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो वो चेक किया जाता है। तो इनोवेटर कंपनीज चेक कराती है कि आपकी फैसिलिटी कैसी है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि नहीं। सबको चेक करने के बाद आपको एक ट्रायल ऑर्डर दिया जाता है कि एक छोटा क्वांटिटी का आप ऑर्डर लो, इतना बना के दो, हम देखते हैं कैसा रिपोर्ट आता है, उसके बाद फिर बड़ा ऑर्डर देंगे। तो ट्रायल रन किया जाता है आपके साथ, या ट्रायल ऑर्डर मिलता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कंपनीज को, उसके बेसिस पे फिर इनको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, अगर वो लोग सक्सेसफुली पहला ऑर्डर डिलीवर कर पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च इन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ मैंने ये जो एग्जांपल दिया उसमें बेसिकली आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आई टुक दैट इनोवेटर कंपनी ने ऑलरेडी रिसर्च करके फॉर्मूला डिराइव कर लिया। बट बहुत बार क्या होता है, इनोवेटर कंपनीज आपको रिसर्च करने का भी काम दे देती है, कि ये देखिए कि मैंने इस पे रिसर्च करना चालू किया है, कुछ बेसिक वर्किंग या हाइपोथेसिस हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, पर इसके प्रोडक्शन प्रोसेस का पूरी तरह से अभी तक हम लोगों ने रिसर्च नहीं किया। तो आप इसके प्रोडक्शन प्रोसेस पे भी रिसर्च करिए। तो दे ऑल्सो गिव यू टारगेट टू रिसर्च और फिर मैन्युफैक्चर करिए। तो आप पहले इसका प्रोडक्शन प्रोसेस पे रिसर्च करिए, और जब वो तैयार हो जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस, फिर आप इसी को मैन्युफैक्चर करके हमें दीजिए। तो वहां पर फिर का रोल होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड देन मैन्युफैक्चरिंग। तो आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज क्रैम्स। इसके पोर्टफोलियो में क्या है, इट्स पोर्टफोलियो इंक्लूड्स 50 प्लस फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स डेवलप्ड ओवर द इयर्स। तो
ओवर द इयर्स इन्होंने 50+ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स ऑलरेडी डेवलप कर रखा है। बिजनेस सेगमेंट को समझते हैं। तो ये एक शॉर्ट में समराइज है, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनका बिजनेस सेगमेंट में तीन है: हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में क्या है? स्टैंडर्ड सिंगल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन बल्क हाई वॉल्यूम। यानी हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में क्या होता है, ये लोग सिंगल मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इन अ वेरी बिग वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो सिंगल मॉलिक्यूल जो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं बड़े वॉल्यूम्स में, वो क्या होते हैं, वो क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं? तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं रेफ्रिजरेंट गैस, ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, ये मैन्युफैक्चर करते हैं हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। तो ये तीन चीज ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं: रेफ्रिजरेंट गैस, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। FY22 का बात करें तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस सेगमेंट से 38% का रेवेन्यू आता है। इनका वैल्यू ड्राइवर क्या है? दे आर लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो कॉस्ट लीडरशिप है इनके पास, एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटी है इनके पास। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से इस कंपनी को इतना ग्रोथ मिला है लास्ट 2-3 इयर्स में। कौन कौन सी इंडस्ट्री में इनके ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं? ये जो प्रोडक्ट्स हैं, एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर्स में, एग्रोकेमिकल्स में एंड फार्मा में। तो रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं। बाद बाकी जो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स या हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रोकेम और फार्मा में यूज होते हैं। नेक्स्ट, इनके स्पेशलिटी केमिकल्स में क्या है? स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, जो कि क्लाइंट के नीड के हिसाब से बनाते हैं। यानी क्लाइंट को जैसा चाहिए वैसा कस्टमाइज करके ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए इसे स्पेशलिटी केमिकल्स कहा जाता है। मेन प्रोडक्ट्स क्या है? जाइलिडीन्स, ऑक्सीमाइंस, क्यूमिडीन्स, स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स। तो ये तीन चार मेन मेन प्रोडक्ट है जो ये लोग बनाते हैं। इससे 40% रेवेन्यू FY22 में आया था। इनका एडवांटेज क्या है? टेक्निकल स्किल्स है इनके पास ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी स्पेशलिटी केमिकल बनाने के लिए इनके पास प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स है। टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस है टू मैनेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ability to meet the client specific needs, niche area with limited competition। तो ये लोग नीश एरिया में काम करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जहां कंपटीशन बहुत कम है। यूज कहाँ होता है? एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स में। सीडीएमओ में क्या होता है? प्रोडक्ट विथ स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट, यानी सीडीएमओ में ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो नियम दिया गया है या जो प्रोसेस बनाने का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, और इस वजह से क्या है, सबके बस की बात नहीं होती है ये बना के देना। तो नॉट एवरी प्लेयर कैन इंटर इनटू सीडीएमओ स्पेस। इसमें प्रोडक्ट्स क्या है? ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, DASDA, डाजडा। तो ये दो तीन मेन मेन प्रोडक्ट है जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वहां से 21% रेवेन्यू FY22 में आया था। इनका एडवांटेज क्या है? दे हैव द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विद स्ट्रिंजेंट परफॉर्मेंस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। यूज कहाँ होता है? फार्मास्यूटिकल्स में मेनली यूज होता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स आप जान सकते हो कि एक ऐसा चीज है जहां पर थोड़ा सा भी मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी हुआ तो लोगों का जान तक जा सकता है। और एक बार अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो फिर क्या होगा, आपका कंपनी का पूरा एग्जिस्टेंस खतरा में आ सकता है। तो इसलिए यहाँ नियम कानून बहुत स्ट्रिंजेंट है। अगर मैं कल का ही बात करूं तो शायद कोई न्यूज आ रहा था कि कोई सिरप, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोई कफ सिरप बनाया होगा जिससे शायद अफ्रीका में 50 या 55 लोगों का डेथ हो गई। उसके बाद WHO ने कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिया है टू स्टॉप यूजिंग दैट प्रोडक्ट। तो देखिए इतना बड़ा रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलत सोच के वो प्रोडक्ट बनाया होगा उस कंपनी ने, बट थोड़ा सा लैक्यूने हुआ, थोड़ा सा नेग्लिजेंसी हुआ कहीं ना कहीं, जिसके वजह से 55 लोगों का जान चला गया। तो वहां पर क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फार्मास्यूटिकल में अगर ऐसा कोई गलती हो जाए तो नॉर्म्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, आप किसी भी नॉर्म्स को ब्रेक करने का सोच भी नहीं सकते। बिजनेस यूनिट को दोबारा से एक बार समझते हैं। तो HPP तीन तीन सेगमेंट में डिवाइडेड है: CDMO एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो HPP में तीन प्रोडक्ट है: रेफ्रिजरेंट गैस, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स और HPP। क्रैम्स का काम CDMO में के अंदर में होता है, स्पेशलिटी केमिकल्स। दे हैव इम्प्लीमेंटेड न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पर तीन बिजनेस यूनिट्स होंगे और तीनों के लिए अलग अलग CEOs नियुक्त किया गया, और उनका फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा अपने अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में।
हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स इन्होंने रिपोर्ट किया है Q1 में, दैट इज 176 करोड़ का। ठीक है, किसमें? स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। अब स्पेशलिटी केमिकल्स को इतना हाईलाइट करके क्यों बताया जा रहा है? बिकॉज यहाँ पर मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए ये हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल में अभी तक हाईएस्ट एवरली क्वार्टरली सेल्स हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर हनीवेल इंटरनेशनल इंकॉर्पोरेशन एट दहेज इनॉग्रेटेड इन जुलाई ऑन जुलाई 12। तो 12 जुलाई को उनका प्लांट का उद्घाटन हो चुका है, जो इन्होंने लगाया है हनीवेल इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन के साथ अग्रीमेंट करके। इनके साथ एक बड़ा अग्रीमेंट हुआ है, कुछ 7 साल 8 साल का, कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करने का, जिसके वजह से एक कंप्लीट डेडिकेटेड प्लांट बनाया गया है, जहां पर सिर्फ इनके रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा। हनीवेल इंटरनेशनल को जो प्रोडक्ट चाहिए, खाली वही प्रोडक्ट वहां पर बनाया जाएगा। ट्रायल सप्लाईज ऑलरेडी चालू हो चुका है एंड कमर्शियल सप्लाई भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। तो आई होप अभी तक तो चालू हो चुका होगा। डी बॉटल नेकिंग के में इन लोग 80 करोड़ रुपया केपेक्स खर्चा कर रहे हैं, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, और इसमें ये लोग क्या बनाएंगे? डी बॉटल नेकिंग का मतलब होता है आपके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में कुछ काट छांट करके, या कुछ ऐसा टेक्निकल अपग्रेडेशन करके, या कुछ एक नया छोटा सा कोई प्लांट बैठा के आप वहां पर अपने प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ा सकते हो। तो वहां पर 80 करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। और ये जो क्षमता विस्तार होगा, उसमें ये लोग न्यू मॉलिक्यूल बनाएंगे फॉर एचपीपी बिजनेस यूनिट इन सूरत। तो एचपीपी बिजनेस यूनिट के अंदर में, यानी एचपीपी सेगमेंट के अंदर में, ये वाले बिजनेस सेगमेंट के अंदर ये लोग कुछ नया यूनिट्स बनाएंगे। और ये एक्सपेंशन कहाँ हो रहा है? सूरत में हो रहा है, इनका एग्जिस्टिंग प्लांट में। रेफ्रिजरेंट वर्टिकल का मैं बात करूं तो यहाँ 19% लिखा है, बट आप यहाँ देख सकते हो कि रेफ्रिजरेंट से नहीं, ओवरऑल एचपीपी से 38% आया था। बट ये जो बात हो रहा है, ये खाली रेफ्रिजरेंट का बात हो रहा है, तो यहाँ पर 19% आया था। ठीक है, तो खाली रेफ्रिजरेंट से 19% आया था। द कंपनी commenced its business in 1967 and has established itself as a respected global brand over the decades. इट इज फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ R22 गैस इन इंडिया। तो R22 गैस बनाने वाली इंडिया की ये सबसे पहली कंपनी है। उसका ब्रांड क्या है? मैफ्रॉन इज द ब्रांड, एंड दे आर मार्केट लीडर विथ सस्टेन्ड आफ्टर मार्केट प्रोमिनेंस. It faces stiff competition in the vertical from Chinese manufacturers due to abundant availability of fluorspar in China. Now, what is fluorspar? Fluorspar is the basic raw material या basic feedstock जिसको बोलते हैं, किसी भी फ्लोरीन से रिलेटेड केमिकल को बनाने के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है, वो होता है फ्लोरस्पार। तो फ्लोरोपॉलीमर्स भी अगर कोई कंपनी बनाती है, जैसे अगर एसआरएफ का बात करें, तो दे आर मेनली इनटू फ्लोरोपॉलीमर्स। तो उसके लिए भी फ्लोरस्पार का जरूरत होता है। तो फ्लोरस्पार मेनली चाइना में क्या है, फ्लोरस्पार का कैपेसिटी बहुत अबंडेंट में। तो वहां पर से क्या होता है, कंपटीशन बहुत स्टिफ है, क्योंकि लोग बहुत सस्ता में फ्लोरीन रिलेटेड रेफ्रिजरेंट गैस बना सकते हैं। हाँ, वो लोग स्पेशलिटी केमिकल्स उतना नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना साइंटिस्ट अवेलेबल चाइना में नहीं है। तो जो भी चीज बल्क में हो सकता है, उसमें चाइना एक्सपर्ट है। पर जहाँ थोड़ा सा रिसर्च चाहिए, जहाँ थोड़ा दिमाग चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, वहां पर थोड़ा पीछे हट जाता है। तो बल्क केमिकल रेफ्रिजरेंट गैस में क्या है, चाइना का सप्लाई बहुत ज्यादा हुआ करता था। लास्ट 1-2 साल में चाइना ने इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की वजह से क्या है, फ्लोर स्पार का जो माइनिंग है उस पर रोक लगा दिया है, जिसके वजह से क्या है, एक्सेस कैपेसिटी हैज कम डाउन। और इंडिया ने भी कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज और ये सब लगाया है, जिसकी वजह से अब हम लोग चाइना का डंपिंग उतना नहीं झेलना पड़ता, जो कि पहले था। तो कंपटीशन है अभी भी, बट उतना स्टिफ नहीं है जो आज से 2 साल पहले था। इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड्स का बात करूं, 20% रेवेन्यू वहां से आता है। तो कंपनी हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अनहाइड्रेट हाइड्रोफ्लोरिक का मतलब होता है AHF। तो आगे चल के हो सकता है आपको कहीं पर ये शॉर्ट फॉर्म दिखे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। इट इज बेसिकली अनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या ज्यादातर जब आर्टिकल कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक का नाम आता है, यानी क्लोरीन रिलेटेड एसिड ज्यादा बनाए जाते हैं। बट क्लोरीन का बहुत सारा साइड इफेक्ट है, जिसके वजह से अब ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में क्लोरीन का जगह अब फ्लोरीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है।
तो हम लोग एनहाइड्रस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। नाउ वन व्हाट इज एनहाइड्रस? एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी का मात्रा जीरो हो, नहीं हो। तो सूखा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, या फिर डाइल्यूटेड मतलब थोड़ा सा उसमें पानी मिला हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। तो डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी उसमें पानी का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेड यानी पानी का मात्रा ज्यादा और एसिड का मात्रा कम, उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो ये दोनों बनाने में ये लोग दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया विद पोर्टफोलियो ऑफ स्टेडी डिमांड। इट इज अ ट्रस्टेड सप्लायर टू वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए ये कंपनी ट्रस्टेड सप्लायर है, जैसे स्टेनलेस स्टील, गैस एंड ऑयल। ठीक है, स्टेनलेस स्टील हो गया, गैस एंड ऑयल हो गया, एब्रेसिव्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यानी लाइफ एंड क्रॉप साइंस हो गया, एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो ये सारे इंडस्ट्री को ये लोग इन ऑर्गेनिक फ्लोराइड यानी एएचएफ सप्लाई करते हैं, ऑन देयर ट्रस्टेड सप्लायर, कि इनका जो फॉर्मूला है, इनका जो तरीका है, या इनका जो क्वालिटी है, दैट इज गुड। फिर क्रैम्स बिजनेस, जहां से करीब करीब 21% रेवेन्यू आता है। द कंपनी वेंचर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स इन 2010। It provides its service to key downstream clients in innovator pharma and life science and agrochemical space। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो फार्मा में है, लाइफ साइंसेज में है, एग्रोकेमिकल स्पेसेस में, जिनके लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल, जहां से करीब करीब 40% रेवेन्यू आता है। द कंपनी हैज बीन एंगेज्ड इन द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस फॉर मोर देन 2 decades। यानी लास्ट 20 साल से ये लोग स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में हैं। द डिवीजन प्रोड्यूसेस नीश फ्लोरीन बेस्ड मॉलिक्यूल। तो ये लोग क्या बनाते हैं इसमें? फ्लोरीन बेस्ड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बट नीश बनाते हैं। नीश यानी जो किसी पर्टिकुलर कस्टमर या क्लाइंट के लिए कस्टमाइज्ड हो। दे हैव डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस इन क्रॉप साइंस, फार्मा की स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो इनका एप्लीकेशन, जो ये लोग नीश मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है? क्रॉप साइंस में, की स्टार्टिंग मटेरियल में एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो एक ग्लांस में ओवरऑल एक देख लेते हैं कि क्या क्या है मेन मेन। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनका जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, वो पोर्ट्स के बगल में है, तो उसका एडवांटेज मिलता है। इनके क्लाइंट्स जो है वो काफी स्ट्रांग है, इंडिया में बोल लो या अब्रॉड में बोल लो, इंक्लूडिंग ग्लोबल इनोवेटर। तो इनोवेटर कंपनीज भी ग्लोबल इनके क्लाइंट है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल कंपनी इन इंडिया। तो लार्जेस्ट है और इंटीग्रेटेड है, ये कीवर्ड है। तो इंटीग्रेटेड स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल्स का मतलब हुआ पूरा रॉ मटेरियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक ये लोग खुद बनाते हैं। इनका अपना खुद का कुछ माइंस है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक जॉइंट वेंचर इनका किया हुआ है, जिसके थ्रू इनका खुद का फ्लोर स्पार का माइंस है, और उसमें इनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। 50 years का इनको एक्सपीरियंस है इन हैंडलिंग फ्लोरीन केमिस्ट्री। बिल्ट इंडिया ओनली प्लांट विथ हाई प्रेशर फ्लोरिनेटेड कैपेबिलिटीज विथ जीएमपी कंप्लायंस। जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। इतने बड़े प्लांट को हाई प्रेशर फ्लोरिनेशन को सीजीएमपी का सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत बहुत सोच समझ के मिलता है। फिर पाइनियर इन रेफ्रिजरेंट गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल केयर सर्टिफिकेशन जल्दी से किसी को नहीं मिलता है। ये तभी मिलता है जब एकदम डीपली आपके प्लांट का इंस्पेक्शन हो चुका है, और देखा जा चुका है कि रिस्क ऑफ एक्सीडेंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तब जाके। और पोल्यूशन आप क्रिएट करते हो, जीरो डिस्चार्ज फैसिलिटी होना चाहिए आपके प्लांट में, इससे ये साबित हो कि आप नहीं के बराबर पोल्यूशन क्रिएट करते हो, तब आपको रिस्पॉन्सिबल केयर का सर्टिफिकेशन मिलता है। एंड दिस इज नॉट इजी टू गेट, बहुत सारी कंपनी कोशिश कर रही है, बट उनको शायद अभी तक ये सर्टिफिकेट मिला नहीं है। आई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दीपक नाइट्राइट जो है वो अभी तक कोशिश कर रही है, शायद उनको अभी तक ये सर्टिफिकेट मिला नहीं है। इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल को इनका समझते हैं कि क्यों इनके बिजनेस मॉडल को इंटीग्रेटेड बोला जाता है। तो केमिकल कॉम्प्लेक्स इनका सूरत में है, 135 एकड़ का जमीन है वहां पर। हाउस रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स एंड स्पेशलिटी केमिकल प्लांट्स, पूरा एक ही हाउस में ये लोग ये सारा कुछ बना लेते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कंप्लायंट फैसिलिटी है सीडीएमओ में, वो देवास में है। तो देवास में इनका सीडीएमओ का काम ये होता है, और गुजरात जो सूरत में है वहां पर इनका
अदर केमिकल्स का काम होता है। तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि देवास में ये लोग क्रैम्स का काम करते हैं, सीडीएमओ रिलेटेड, और बाकी सूरत में ये लोग इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स और रेफ्रिजरेंट जो है वो सब बनाने का काम करते हैं। स्पेशलिटी केमिकल भी वहीं बनता है। तो मेन बिजनेस इनका सूरत में होता है। न्यू ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन जो इनका आ रहा है वो दहेज में आ रहा है, तो नया तीसरा प्लांट जो इनका दहेज में आने वाला है। फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग का बात करें तो दे हैव अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू 25% जॉइंट वेंचर पार्टनर इन ओनली फ्लोरिस्पाल बेनिफिक्शन कंपनी इन इंडिया। तो एक ही कंपनी इंडिया में है जिनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है रॉ मटेरियल का। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 25% हिस्सा ले रखा है एक जॉइंट वेंचर में, जहां पर कि फ्लोरिस्पार का माइनिंग का राइट्स इनके पास है, और भी इनके पास फ्लोरिस्पार का सोर्सिंग है अवे फ्रॉम चाइना। तो सिर्फ चाइना पे ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, फ्लोरिस्पार और लोग चाइना के अलावा भी कुछ कंट्री से करते हैं। फिर आते हैं फ्लोरिनेशन में, तो दे आर पाइनियर इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स रेफ्रिजरेंट गैस इन इंडिया। 45 years ऑफ एक्सपीरियंस इनके पास है फ्लोरीन को हैंडल करने का, एंड एक्सटेंसिव एक्सपर्टाइज फोकसिंग ऑन स्पेशलिटी फ्लोरीन केमिस्ट्री। आर&डी का बात करें तो स्टेट ऑफ आर्ट आर&डी सेंटर इनके पास है, नवीन रिसर्च इनोवेशन सेंटर सूरत में है इनके पास, डीएसआईआर अप्रूव्ड आर&डी सेंटर है, सपोर्ट्स इन प्रोडक्ट एडिशन, तो आर&डी से नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में मदद मिलता है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बना पाते हैं इस आर&डी के मदद से। आर&डी स्ट्रेंथ ऑगमेंटेड बाय मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स एक्विजिशन, तो मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स को इन लोगों ने एक्वायर किया था, जिसके बाद ही इनको क्रैम्स में इंटर करने का मौका मिला। देखिए क्रैम्स में इंटर करना इज नॉट अ जोक, उसके लिए बहुत सारा ऑथेंटिकेशंस और परमिशंस का जरूरत पड़ता है। तो हर कंपनी को इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसको बहुत पापड़ बेलना पड़ता है इन शॉर्ट। तो इन लोगों ने क्या किया, मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स को अक्वायर किया, जिसके पास ऑलरेडी वो सारे अप्रूवल्स पहले से थे क्रैम्प्स करने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ, इनको बहुत सारा टाइम सेव हो गया प्रोसेसिंग में और अप्रूवल लेने में, क्योंकि एग्जिस्टिंग बना बनाया अप्रूवल इनको मैनचेस्टर ऑर्गेनिक से मिल गया, और वहां से ऑलमोस्ट कंपनी ने एकदम जे करवा गया इनके बिजनेस में। अगर आप देखो तो मैनचेस्टर ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिक्स को अक्वायर करने के बाद इस कंपनी में पूरी तरह से एक टर्न अराउंड आया है। अगर इनका परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो 2011 और 22 को कंपेयर करें तो स्पेशलिटी केमिकल से उस समय 27% रेवेन्यू आता था, आज 40%। यानी स्पेशलिटी केमिकल्स का मात्रा दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि जितना ये मात्रा बढ़ेगा उतना जो होगा मार्जिन बेटर होते चले जाएंगे। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स एंड रेफ्रिजरेंट जो कि इनका एचपीपी डिवीजन में आता है, वहां 73% रेवेन्यू घटते घटते 39 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो लो रेवेन्यू जनरेटिंग, लो तो नहीं मतलब बेसिकली लो मार्जिन वाला बिजनेस था, वो कम होते जा रहा है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट क्या है, धीरे धीरे ये आज नहीं तो कल आउट होना ही है। ये हमें भी पता है और कंपनी को भी पता है कि जो रेफ्रिजरेंट्स ये लोग बेचते हैं वो धीरे धीरे आज नहीं तो कल मार्केट से आउट हो जाएगा या उसे बैन कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए और इसे हटा दिया जाए। सीडीएमओ जो कि उस समय था ही नहीं, 0% रेवेन्यू था, आज वहां पर 21% ऑफ द रेवेन्यू सीडीएमओ से आता है। तो 21% का बिजनेस यहाँ और 40% का बिजनेस यहाँ, तो 61% रेवेन्यू जो है बिजनेस है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट से आता है। और जितना ये रेवेन्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट से आते जाएगा उतना कंपनी के लिए चीज बेटर होते चला जाएगा। ठीक है, तो डिलीवरिंग 3P स्ट्रेटेजी, यानी ये लोग बोल रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारा ट्रस्ट डेवलप हुआ है, हम लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं, हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिए हैं, और पार्टनरशिप में आपस में ट्रस्ट है। इसके वजह से हम लोग न्यू केपेक्स प्रोग्राम भी कर रहे हैं ताकि हम लोग को और भी आने वाले समय में बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। तो $41 करोड़ का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है एचपीपी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट में। दे हैव लॉन्च्ड लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन एग्रोकेमिकल थ्रू मल्टीपर्पस प्लांट, इनका एक नया मल्टीपर्पस प्लांट आने वाला है जहां पर ये लोग नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का बात है, और वो एग्रोकेमिकल स्पेस में होंगे। ठीक है, फिर बिगिनिंग ऑफ न्यू पार्टनरशिप इन एग्रोकेमिकल्स बैक्ड बाय मल्टी ईयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि यहाँ मल्टी ईयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इनको एचपीपी प्रोडक्ट में मिला, और एक मल्टी ईयर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इनको एग्रोकेमिकल स्पेस में भी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलने का बात है।
Manufacturing and supply of new fluoro specialty chemicals या molecules covering all the three drivers: product, platform and partnership. तो ये लोग फ्लोरो स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स भी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई अपना बढ़ाएंगे जो एक्सपेंशन आ रहा है उसके तहत। तो बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या है? दे वांट टू बी प्रेजेंट इनटू हाई डिमांड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बास्केट, यानी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स ये लोग बनाएंगे जहां से मार्जिन इनको अच्छा मिले। कस्टमर के चॉइस के हिसाब से ये लोग बनाएंगे और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाएंगे जहां पर मार्जिन बेटर मिलता है। वैल्यूएबल डिपेंडेंस बनाना चाहते हैं, ये लोग बनाना चाहते हैं कि ऐसी कंपनी बन जाए कि कस्टमर इनके ऊपर डिपेंडेंट रहे और ये लोग कस्टमर के बिजनेस में कुछ वैल्यू क्रिएट कर सके। इंक्रीज करना चाहते हैं शेयर ऑफ सीडीएमओ इन स्पेशलिटी, जो कि अभी 61% ऑफ द टॉप लाइन है। इनोवेशन एंड चेंज ग्रोथ, दे आर मूविंग इनटू न्यू हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट वर्टिकल इन फ्लोरोकेमिकल स्पेस। तो फ्लोरोकेमिकल स्पेस में अब ये लोग हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और ये एक नया स्पेस में ये लोग मूव करेंगे जहां मार्जिन आर वेरी हाई। इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपर्पज प्लांट ये लोग कर रहे हैं ताकि ये लोग क्या करें, नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके। तो जो मल्टीपर्पज प्लांट है उसमें 5 नए एग्रोकेमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट शायद ये लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का आगे का क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, नंबर्स क्या है एंड एवरीथिंग। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो फ्यूचर में होने वाला है वो हम पार्ट 2 में आके डिस्कस करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे कि इनका आगे का केपेक्स प्लान्स क्या है। आगे जो हम लोगों ने देखा कि करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो था इनका 700 समथिंग करोड़, और हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि 3500-3600 करोड़ का टॉप लाइन पे कंपनी पहुंच सकती है। तो ऐसा क्या प्रोडक्ट ये लोग ऐड कर रहे हैं, वहां से कितना रिवेन्यू आएगा, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ये सारा कुछ हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और ये भी समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी क्या इसका और अच्छा वैल्यूएशन, प्रॉपर वैल्यूएशन हो सकता है इन ऑल द थ्री सिनेरियोज। क्या क्या है वो सिनेरियो, बुल फेज में क्या होगा, नॉर्मल फेज में क्या होगा और बियर फेज में इसका वैल्यूएशन क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत को, मेहनत से आपको कुछ फायदा मिल रहा है। अगर हम इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आपको अगर कुछ फायदा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए हमारी वीडियो से। तो वो कैसे पता चलेगा? जब आप कमेंट में लिख के बताएंगे हमें कुछ, या आप लाइक करेंगे तो एक आइडिया मिलता है कि हाँ आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है। कमेंट में लिख के बताइए कि आप और क्या देखना चाहेंगे, किस कंपनी पे देखना चाहेंगे कि हम एनालिसिस करें, और हमारे पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट जो हम मिस आउट कर गए तो उसको ऐड कर दीजिए कमेंट में लिख के, ताकि और जो दर्शक हैं वो आपके नॉलेज से उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो इस तरह से अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके चलेंगे ना, तो आई थिंक वी कैन ऑल वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर आउट। अगर आप नए आए चैनल में तो एक बार मैं दोबारा रिमाइंड करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि पार्ट 2 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहां हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं आगे क्या केपेक्स प्लान और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।